नमस्कार दोस्तों। हमें मालूम है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान ने जंग शुरू करी, वो उग्रवादी नहीं थे जिन्होंने जंग शुरू करी है, कोई टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर था। अब इसका जवाब हम दे रहे हैं और आपको मालूम है कि जो युद्ध है ऑलरेडी मोदी जी ने जीतना शुरू भी कर दिया है। हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे हम युद्ध को जीतते जा रहे हैं। जो आजकल के टाइम है उस पर युद्ध होता है नैरेटिव्स का, और नैरेटिव्स को अब हम सेट कर रहे हैं, वो सेट नहीं कर पा रहे। कुछ चीजें आज की गई हैं योगी जी की तरफ से और मोदी जी की तरफ से। ये सारी डिटेल में बात करेंगे आज अवनीश जी के साथ, बहुत जाने माने मेरे फेवरेट, और आप इनको सुनते भी रहते हैं इनके चैनल के ऊपर, और इनकी जो लेख भी हैं दे आर लाइक वेरी वेरी पॉपुलर। सो अवनीश जी, इट्स अ ऑनर टू हैव यू टुडे फॉर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दा कि ये वॉरफेयर है पाकिस्तान का और भारत का। भारत उसको ऑलरेडी जीतना भी शुरू कर दिया और पाकिस्तान में मेरे पैनिक का मोड भी है। शुरुआत बाकी चीजों के ऊपर बाद में करेंगे, लेकिन योगी जी ने कमाल कर दिया। पहले तो योगी जी पे करते हैं कि किस तरह से हम इस जंग को जीतते जा रहे हैं मल्टीपल लेवल्स पर। व्हाट इज योगी जी डूइंग इन उत्तर प्रदेश? बिल्कुल साहब। और देखिए, योगी जी दरअसल सेंट्रल बीजेपी लीडरशिप या प्राइम मिनिस्टर या सेंट्रल भारतीय जनता पार्टी के जो पूरी टीम है, जब वो डबल इंजन का कॉन्सेप्ट देते हैं तो इसको लेके कई तरह की बात होती है। लेकिन यूपी इज द बेस्ट एग्जांपल जो आपको ये बताता है कि वाकई अगर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कोऑर्डिनेशन डबल इंजन की गवर्नमेंट जैसा हुआ जैसा कि उत्तर प्रदेश में है। और यूपी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है सुमित जी? 25 करोड़ आबादी वाला प्रदेश है। अगर इंडिपेंडेंट मुल्क हो तो 5वें नंबर का मुल्क हो जाएगा। इसलिए 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में अगर कोई मॉडल या उत्तर प्रदेश की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप या उसका कोई एक्शन, अगर उसको हम ध्यान रखें और उस पर अगर चर्चा करें तो ये एक तरह से बड़ा सैंपल साइज हो जाता है। और आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप पैन इंडिया किसी सिचुएशन या किसी सॉल्यूशन, किसी एक्शन की बात कर रहे हैं। इस मामले में यूपी का अकेला उदाहरण काफी होता है पूरे भारत में क्या सेंटिमेंट है या क्या एक्शन नीडेड है इसके लिए। अब देखिए होता क्या है, एक तरफ पहलगाम में आपने बिल्कुल सही कहा और कुछ शब्दों को अब बार बार रिपीट करने की आवश्यकता है, चाहे दर्शकों के एंड पे और चाहे हम जितने भी नेशनलिस्ट कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके नजरिए से। ये साफ है कि पहलगाम एक टेरर अटैक नहीं था। पहलगाम एक इस्लामिक टेरर अटैक था जो कि सनातन और हिंदू बहुसंख्यक जनता के खिलाफ था। इसलिए हिंदू आइडेंटिटी इंश्योर करने के बाद ये हत्याकांड, ये नरसंहार हिंदुओं का ये किया गया। ये साफ है, इसमें कहीं भी किसी संशय की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस टर्म को बार बार रिपीट करने की आवश्यकता है। पहलगाम अटैक is not a simple terrorist attack, it is a Islamic terrorist attack on Hindus in India, that's it। तो अब हुआ क्या, अब होता क्या है साहब कि प्रधानमंत्री ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लेवल पर, चाहे वो डिप्लोमेटिक डिसीजंस हों, 5 पहले दिन उन्होंने डिप्लोमेटिक डिसीजन ले लिए, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी का हो, उसके बाद पाकिस्तानी सिटीजन्स को बाहर 48 आवर्स में, और तमाम एक्शन ये डिप्लोमेटिक हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसीज या हमारी मिलिट्री क्या एक्शन ले रही है, गाइडलाइन आज आई होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, लेकिन एक जिम्मेदार कंटेंट क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म्स की हैसियत से हम कभी उसकी डिटेलिंग नहीं करेंगे, ना हमने ये किया है, ना ये करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं फिर आता हूँ, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे हेमंत बिश्वा शर्मा असम में कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और कैसे सेंट्रल के किसी डिसीजन को बैक जब नहीं किया जाता है वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में, झारखंड जैसे स्टेट में, तमिलनाडु जैसे स्टेट में, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, ये देखने की इस समय बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमारे स्वर्गीय जनरल रावत साहब ने ये कहा कि हम 2.5 मोर्चे की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2.5 मोर्चे में 2 मोर्चा हम सबको क्लियर है कि वन इज द पाकिस्तान एंड सेकंड वन इज द चाइना। चाइना के साथ अभी हमारा कोई इशू नहीं है, लेकिन हम 1.5 मोर्चे पर लड़ रहे हैं। 0.5 मोर्चा हमारे अंदर है। 0.5 मोर्चा वो पोटेंशियल 20 से 25 करोड़ आबादी है जो कि कभी भी जिहादी माइंडसेट की हो सकती है। सीधी सी बात है, लोग बड़े आराम से कह सकते हैं कि अवनीश जी ये कह रहे हैं, और ये कहते हुए उन्होंने पूरे भारत के मुसलमानों को शक के दायरे में रख दिया। साहब ये बताइए, 370 और 35 कैपिटल है हटने के बाद, टूरिज्म का इतना ज्यादा सीजन चलने के बाद, इतना डेवलपमेंट कश्मीर में होने के बाद, अगर वहां पर लोकल रिसोर्स हेल्प करते हैं टेररिस्टों की, इस्लामिक टेररिस्टों की, तो फिर
कब तक गंगा जमुना की फर्जी टोटियों से पानी निकालते रहेंगे? इसलिए इस गिल्ट से भी बाहर आने की आवश्यकता है। आज अगर भारत के मुसलमानों पर ये शक की सुई घूम रही है, जो कि आधे मोर्चे के रूप में बदनाम हैं, और बदनाम ही नहीं है, उनके अपने एक्शंस, चाहे इस समय आप सोशल मीडिया पे उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फायदा उठाते हुए जिस तरह की चीजें आप देख लीजिए, या जमीन पर मुल्ला मौलानाओं को देख लीजिए, फ्राइडे की कॉल पर या वक्फ बोर्ड के नाम पर आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप पूरे देश में कहीं भी देख लीजिए। इसलिए अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुमित जी उन पर आती है कि अगर आपके मुंह पर कोई कलंक की छाया लगी है तो उसको मिटाना आपकी जिम्मेदारी है। ये अब हिंदुओं का अकेले का जिम्मा नहीं है, इस देश के बहुसंख्यक का जिम्मा नहीं है। दूसरी चीज, योगी जी ने कैसे कॉम्प्लीमेंट किया? साहब देखिए, हमारा एक पोरस बॉर्डर है उत्तर प्रदेश का, हम भी बॉर्डर स्टेट है, नेपाल से हमारा बॉर्डर लगता है। नेपाल का बॉर्डर किस तरीके से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट के दौरान एक पूरा का पूरा यूपी का बॉर्डर जो है वो मदरसों से, अवैध मदरसों के इंक्रोचमेंट से पट गया था, और ये सारे के सारे मदरसे वो एक्टिविटी सेंटर हैं, वो जिहादी सेंटर्स हैं जो कि वाया नेपाल आईएसआई जो पाकिस्तान की एजेंसी है वो भी एक्सेस करती थी, और वो भी बाकायदे यहाँ पर इस तरह के एक नेटवर्क को इसने जन्म दिया। ये नेटवर्क इन्फिल्ट्रेशन का जिम्मेदार रहा है, ये नेटवर्क वहाँ पर एंटी गवर्नमेंट इंडिया एक्टिविटीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहा है। और योगी जी को क्या चाहिए? एक योग्य प्रशासक को क्या चाहिए? एक टेक्निकल आधार चाहिए। वक्त पर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 2 दिन की सुनवाई के बाद सुनवाई रोकी और कहा 5 तारीख से हम फिर से इसको सुनेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जवाब मांगा, तो इस देश की सस्ती मीडिया को क्या कहें सुमित जी? उसने ब्रेकिंग क्या बनाई? स्टे दे दिया, स्टे दे दिया, स्टे दे दिया। मैंने उसी दिन लगातार अपने चैनल पर कहा कि कहीं कोई स्टे नहीं दिया है, यानी ऐसी जो भी प्रॉपर्टी, एक वक्फ बाय यूजर पर एक डिसीजन आया था, मैं अभी बता रहा हूं योगी जी कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तानी परस्त वो तमाम एलिमेंट्स को कैसे ठिकाने लगा रहे हैं इस समय, जबकि मच नीडेड है पाकिस्तान से किसी भी तरह की सिंपैथी या लिंक रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई। तो योगी जी ने उसका रास्ता क्या निकाला है, और उसका रास्ता कैसे संवैधानिक रूप से निकल के आया है, वक्फ एक्ट के तहत ही निकल के आया है। ये भी आप मजा देखिए। वक्फ बाय यूजर में उन्होंने ये कहा कि जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज उसकी डीड रजिस्टर्ड है और नोटिफाइड है, यानी गजेटेड है, सिर्फ आप उसके स्टेटस को मेंटेन रखिए। इसके अलावा जो वक्फ की बाय यूजर लैंड अनरजिस्टर्ड है, उसकी डीड अनरजिस्टर्ड है, वो अभी नोटिफाइड नहीं है, गजेटेड नहीं है, उसके खिलाफ आपका एक्शन बदस्तूर जारी रहेगा। और योगी जी ने यही उठाया, और भारत नेपाल बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट बहराइच, उसका एक तहसील है नानपारा, अकेले 180 ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें मदरसा, जिसमें मस्जिद शामिल हैं, जिनको वक्फ के नाम पर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी उसको एक्वायर किया गया था, उस पर अवैध कब्जा किया गया था 25 तारीख से। और इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस समय भी श्रावस्ती जिले में, इस समय भी महाराजगंज जिले में, इस समय भी गोंडा जिले में, इस समय बलरामपुर जिले में, इस समय बहराइच जिले में, श्रावस्ती जिले में लगातार योगी के बुलडोजर गरज रहे हैं। और न सिर्फ गरज रहे हैं, उन अवैध अड्डे मदरसों को ढहा गया है, उनकी जमीनों को वापस लिया गया है, सरकार के खाते में वो जमीनें दर्ज हो रही हैं। तो वक्फ का वो कौन सा कानून था जिस पे स्टे दे दिया? इस देश के तमाम जो नैरेटिव बिल्डर्स हैं, जो प्रोपेगेंडा स्मार्ट लोग हैं, वो चला रहे थे, योगी जी ने वहीं से निकाला है। और ये योगी जी का बुलडोजर एक्शन किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, जब आप कह रहे हैं कि 48 आवर्स के अंदर सारे पाकिस्तानी सिटीजन जो भारत में हैं वो भारत छोड़ दें। साहब, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी का प्रदेश है, इसलिए नंबर्स हमेशा यहाँ सबसे ज्यादा रहते हैं, चाहे वैध हो चाहे अवैध हो। यहाँ पर परसों ही डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस ने वो डिक्लेयर कर दिया कि हमारे यहाँ साहब एक भी ऐसा पाकिस्तानी सिटीजन अब नहीं है जिसको हमने यूपी का बॉर्डर क्रॉस नहीं करा दिया है। अब ये आप देख लीजिए कि वो अटारी और बाघा से यहाँ से रफू चक्कर होंगे। तो ये होता है डबल इंजन का कॉन्सेप्ट। और आप सोचिए जरा कि किस तरीके से योगी सरकार अपने केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के जब कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि आप साहब वहां पाकिस्तानियों को देखिए, हम यहाँ अगर भारत नेपाल सीमा पर भी
पाकिस्तानों के एजेंट अगर बैठे हुए हैं, चाहे वो मदरसे में बैठे हुए हैं, चाहे वो मस्जिद में बैठे हुए हैं, चाहे मकतब खोल के बैठे हुए हैं, चाहे पीर फकीर किसी रूप में बैठे हुए हैं, हम उन्हें रहने नहीं देंगे। और अब तक सुमित जी 186 प्रॉपर्टीज मुक्त करा ली जा चुकी हैं। इस समय भी एक्शन बदस्तूर जारी है। 25 तारीख से ये एक्शन शुरू है और योगी जी की सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस समय 24/7 काम कर रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए कि कौन कौन से ऐसे सरकारी जमीनें हैं जहां पर वक्फ के नाम पर, चाहे वक्फ बाय यूजर हो, चाहे किसी भी और तरीके से इंक्रोचमेंट किया गया है, अवैध कब्जा किया गया है। इसको कहते हैं कि अगर आपके पास एक बीमारी है, ये होम्योपैथी इलाज हो रहा है, होम्योपैथी वाले कहते हैं कि आपका अगर पेट का इलाज करना है तो दिमाग के इलाज से हम शुरू करते हैं, आपके कपड़ों के इलाज से हम शुरू करते हैं, आपकी फूडिंग हैबिट से हम शुरू करते हैं। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव आप कह सकते हैं। अगर इसको मिलिट्री एक्सरसाइज की भाषा में मैं कहूं तो कारपेट बमिंग जिसको कहते हैं आप, जब आप हर तरफ से कमर तोड़ते हैं। और इसीलिए डबल इंजन की बात मैंने शुरुआत में कही, हम और आप कोई भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्समैन नहीं है, लेकिन अगर इस देश की मजबूती के लिए डबल इंजन नहीं साहब, अगर 1 दर्जन इंजन वाला कोई व्यवस्था अगर चाहिए तो हमको वो प्रायोरिटी है कि उस व्यवस्था को एज ए डेमोक्रेसी के मालिक हम हैं। हम 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं 5 साल में एक बार, जब अपने स्टेट की सरकार चुनते हैं, जब अपने सेंटर की सरकार चुनते हैं। एक पे हम लोकतंत्र की मेहंदी में उसको कहता हूं जो कि इंक लगाते हैं, और दूसरे हाथ से हम ईवीएम पर वो लड़ाई लड़ते हैं जिस लड़ाई को पत्थरबाज लड़ नहीं पाते, जिस लड़ाई को AK-47 लेके टहलने वाले नहीं लड़ पाते हैं, जिस लड़ाई को सनातन को डेंगू मलेरिया मच्छर कहने वाले नहीं लड़ पाते हैं, जिस लड़ाई को ओवैसी जैसे लोग 15 मिनट का डायलॉग नहीं, हम 5 मिनट में उंगली दबाते हैं लाइन से लग के और बाहर आने में। और 2014 से हमने ऐसे देशद्रोहियों की कमर तोड़ दी है। तो ये उंगलियों में दम है साहब। और ये उंगलियां जब योगी आदित्यनाथ की तरह कंधे से कंधा मिला के काम करते हुए दिखाती हैं, उत्तर प्रदेश से, असम से जब ये उंगलियां दिखाती हैं, राजस्थान से ये उंगली दिखती है, दिल्ली से ये उम्मीद बनती है, तो वहीं हमारे सामने एक सवाल सुमित जी और पैदा होता है कि पश्चिम बंगाल में हम ऐसा कब होते हुए देखेंगे? हम झारखंड में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं कि जिसकी वजह से झारखंड में हमारी बेटियों के साथ लैंड जिहाद से लेके शादी जिहाद तक होता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं? हम तमिलनाडु जैसे स्टेट में ऐसा क्यों होते हुए देख रहे हैं? तो ये सवाल एक तरफ हमारे लिए खुद भी है कि हम वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद देखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में संभल देखते हैं, जहां हम सनातन के खोए हुए अपने मंदिरों को पाते हैं, अपनी बावड़ी को पाते हैं, अपने तालाब को पाते हैं, अपनी जमीनों को पाते हैं। और दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अगर पाकिस्तान के औलादें अवैध रूप से मदरसा बना के, मस्जिदें बना के, मकतब बना के अगर पल रही हैं, तो योगी आदित्यनाथ जैसे एक ऐसे पुरुषार्थी होते हैं जिनका बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट भी रोक नहीं पाता। और किस मुंह से रोकेगा साहब सुप्रीम कोर्ट, आप ये बताइए। एक चीज और खाली आपको बताऊंगा, टेक्निकल लोगों की समझ कितनी छोटी है, मैं दर्शकों को नहीं कह रहा हूं, मैं इस देश के नैरेटिव बिल्डर्स और सो कॉल्ड स्थापित मीडिया, हालांकि मैं उनको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कहता, क्योंकि वी ऑल आर सेम स्ट्रीम मीडिया। जहां हम बसते हैं, जहां हम आप सुनाई देते हैं, वहीं वो भी सुनाई देते हैं, इसलिए देयर इज नथिंग कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, वी ऑल आर सेम स्ट्रीम मीडिया। हाँ, हम पब्लिक मीडिया हैं, हम सच दिखाते हैं, हम सच पर बात करते हैं। आप याद कीजिए, योगी जी के बुलडोजर एक्शन पर जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार गाइडलाइन बनाई 7 पेज की, उस समय भी जरा सेक्टर 14 छाप जो नोएडा का मीडिया है उसकी ब्रेकिंग याद कीजिए सुमित जी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया योगी का बुलडोजर, कोर्ट ने योगी का बुलडोजर पंचर कर दिया, थम गया बुलडोजर। मैंने उसी समय कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर एक्शन की एक भी कार्रवाई को अगर किसी भी कोर्ट में चैलेंज हुआ हो, कहीं से स्टे हुआ हो, तो मुझे लाके दिखा दीजिए। और मैंने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा है, अब ये बुलडोजर एक्शन का दरवाजा पूरे भारत के लिए खुल के रहेगा। और जब 7 पेज की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया, तो उसमें उन्होंने सीधे कहा कि किसी भी अवैध पर बुलडोजर की किसी कार्रवाई को हम रोकेंगे नहीं। और योगी आदित्यनाथ या भाजपा की जितनी भी सरकारें हैं वो अवैध पर बुलडोजर चलाती नहीं, अवैध पर बुलडोजर चलना किसी ने रोका नहीं, तो किसी के अब्बा जान की औकात नहीं है जो सिस्टम को काम करने से रोके। और इसलिए ईमानदार सिस्टम होगा तो इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को किया जाएगा। और हमें ये भरोसा होना चाहिए कि ऐसी सरकारें जहां पर हैं, ऐसे जहां पर पॉलिटिकल सक्षम नेतृत्व हैं, तो निश्चित तौर पर हम भारत के बाहर
भारत के दुश्मन जो कि आइडेंटिफाइड हैं उनकी भी कमर तोड़ रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, एजेंसी अपना काम कर रही है, और साहब 2.5 मोर्चे का जो आधा मोर्चा हमारे यहाँ फंसा हुआ है या उसको सपोर्ट करता हुआ, कवर फायर देता हुआ, जो उनका इकोसिस्टम हमारे यहाँ फरा हुआ है, चाहे वो नेहा राठौर एक सस्ती सी चवन्नी, लेकिन आज पूरे पाकिस्तान की हीरोइन बनी हुई है, ये शर्म का विषय है। लेकिन उसके खिलाफ भी अगर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है तो उत्तर प्रदेश में दर्ज हुआ है, और उत्तर प्रदेश में मुकदमा दर्ज होने के बाद कार्रवाई कैसे होती है, यूपी पुलिस, बाबा की पुलिस कैसे खींच के लाती है, अपने अंजाम तक पहुंचाती है, ये पिछली बार भी नेहा के केस में देखा गया, इस बार भी नेहा के केस में देखा जाएगा। इकोसिस्टम 0.5 जो आधा मोर्चा है उसकी कमर तोड़नी उतनी ही आवश्यक है सुमित जी, जितना कि बाहर वाली कमर तोड़ना। तो हमें अपनी एजेंसी, हमें अपनी मिलिट्री पर भरोसा है, अपने गवर्नमेंट पर भरोसा है। अंदर वालों को तोड़ना, ये योगी आदित्यनाथ जी जैसा एक ऐसा सक्षम नेतृत्व जिसने ये मॉडल पेश कर दिया, अब बाकी स्टेट इसको अपनाए। जी बिल्कुल अविनेश जी, जैसे आपने एक्सप्लेन किया पूरा कि यार ये मुद्दे जो मोर्चा है, ये युद्ध करना बड़ा आसान है कि जाइए आप युद्ध कर लीजिए, उसके लिए लेकिन प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और आपको मालूम है ये 6th जनरेशन वॉरफेयर चलता है नैरेटिव से। अब यहाँ पर 3 चीज़ें करी आज नैरेटिव को चेंज करने के लिए, और लोगों को पता भी लगा नहीं है। पहला नैरेटिव, मुगल ग्रेट थे, हमने चैप्टर ही फाड़ दिया एनसीईआरटी की किताबों में से। दूसरा, पाकिस्तान में मैं कई चैनल्स वाले मुझे बुलाते थे वहाँ पर, दे यूज्ड टू से सुमित जी हम भारत के घर घर में घुसे हुए हैं, हमारा नैरेटिव बिकता है भारत के अंदर। मोदी जी ने वो रास्ता ही बंद कर दिया ताकि इनका ना नैरेटिव आएगा ना बिकेगा, दूसरा काम कर दिया। तीसरा, जेएनयू के अंदर पहली बार है लिबराडो हार गए, वहाँ पर भी हमारे ही लोग आप बाइक बैठेंगे, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में से जो सारे गंद का नैरेटिव चलता था, टुकड़े टुकड़े गैंग को वहाँ पर प्रोत्साहन दिया जाता था, वो सारा बंद होगा। हाउ डू यू सी दिस 3 न्यूज ऑल्सो कमिंग अप? सर देखिए, मैं एक चीज कहता हूँ, मैंने अभी 2 उंगलियों वाली बात कही, जो कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मजबूत अस्त्र है, और जिस अस्त्र का प्रयोग इस देश के मतदाताओं ने 2014 से शुरू किया है, और 2014 से इन तमाम गिरोहों का मुहर्रम चल रहा है। भले ईद आती हो, चली जाती हो, मीठी ईद भी हो, चाहे छोटी ईद हो, चाहे बड़ी ईद हो, लेकिन उस सब में आपको मुहर्रम का फ्लेवर दिखाई देगा। देखिए होता क्या है कि एक समाज जब अपनी ताकत समझ में आ जाती है उसको, 2014 में इस देश में लोग कहते हैं पॉलिटिकल रिजिम चेंज हुआ, मैं उसको पॉलिटिकल रिजिम चेंज नहीं बोलता हूं सुमित जी, ये बोलता हूं इस देश में 2014 में सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ, कल्चरल चेंज हुआ है। कल्चरल चेंज वैसा चेंज जिसने इस देश की फिलॉसफी जो थी अभी तक, उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट आया, और उसमें पैराडाइम शिफ्ट क्या आया, आपका नेशन फर्स्ट हुआ, भारत प्रथम हुआ। और भारत प्रथम अपने आप में पर्याप्त है सनातन प्रथम के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे मित्र कहते हैं कि साहब भारत को अब हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। मैं उनसे बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हे सज्जन, हमें ये ज्ञात होना चाहिए, हमें इल्म होना चाहिए, हमें इल्हाम होना चाहिए कि भारत बाय डिफॉल्ट एक हिंदू राष्ट्र है। भारत की और कोई पहचान नहीं हो सकती, और भारत की ये पहचान केवल मैं फिलोसफिकल नहीं कह रहा हूं, मैं इसको टेक्निकल आधार पर साबित कर सकता हूं सुमित जी। जब सीए जैसा एक कानून भारत सरकार लेके आती है, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट क्यों रखा जाता है कि भारत के अलावा भारत के बाहर कहीं भी अगर हिंदू हैं तो वो सीए कानून के तहत भारत की नागरिकता ले सकते हैं, क्योंकि ये अवधारणा मान लिया गया सीए की मूल अवधारणा में कि भारत ही हिंदुओं की एकमात्र भू है, जमीन है, बपौती है, इसलिए भारत बाय डिफॉल्ट हिंदू राष्ट्र है। इसीलिए मैं कहता हूं भारत पर कोई हमला सनातन पर हमला है, भारत पर कोई हमला हिंदुओं पर हमला है। भारत की आइडेंटिटी सनातन के अलावा कुछ हो नहीं सकती, हिंदुत्व के अलावा कुछ हो नहीं सकती। इसलिए इस गिल्ट में भी हमें अब नहीं रहना चाहिए कि अभी तो हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। भारत हमेशा हमेशा से हिंदू राष्ट्र रहा है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। दूसरी चीज, जो लोग कहते हैं, एक बड़ा नैरेटिव चला जाता है कि साहब 47 में हम तो यहां रह गए। अरे साहब, वक्फ के नाम पर हमने तुमको एक पूरा कंट्री दे दिया वक्फ, जिसको तुमने आगे और वक्फ करके 2 बना डाला। ये तो तुम्हारी खूबी है, तुम बना डालो। सवाल ये होता है
कि आपने जेएनयू के अभी इस चेंजेस की बात की, आपने इसके अलावा और डिसीजंस की बात की। ये सारे डिसीजंस किस तरफ लेके जा रहे हैं? ये सारे डिसीजंस लेके जा रहे हैं इंडिया फर्स्ट की राजनीति की तरफ। अब या तो इस देश का मूल चरित्र है कि इंडिया फर्स्ट का मतलब सनातन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट का मतलब है हिंदू फर्स्ट, और उसी में भारत तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अब देखिए एक चीज मैं आपको और बताऊं, 2014 से इस देश ने एक चीज और अचीव किया है, और ये आपको दिखाई देता है जहां पॉलिटिकल जो इस समय स्थिति है, राजनीति की जो इंटरनल स्थिति है, जहां पर कांग्रेस अपने आप को एक ऐसे अंधेरे गड्ढे में फंसा हुआ पा रही है जहां से निकलने की वो तमाम कोशिशें कर रही है। उन कोशिशों में वो देश के दुश्मनों के साथ, चाहे वो डीप स्टेट हो, चाहे कोई भी एंटी इंडिया एलिमेंट हो, उसके साथ वो कंधे से कंधा मिला ले रही है। इस बात के लिए भी मजबूर है, लेकिन वो अचीव नहीं हो पा रहा है 14 से लगातार पूरे देश में। और 17 से अगर मैं फिर एक बार यूपी का एग्जांपल जोड़ दूं, क्योंकि 25 करोड़ आबादी का बड़ा सैंपल साइज है, इसलिए उसको जोड़ लिया जाए, 17 से लगातार उत्तर प्रदेश में भी वो चीज ये नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे हैं? दरअसल हुआ क्या है सुमित जी, 2014 से 19 के बाद 24 इस देश में नरेंद्र मोदी ने और नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ने मुस्लिम वोट बैंक नाम की चीज को न्यूट्रलाइज कर दिया। एक चीज बड़े स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, भारत में मुसलमान का एकमात्र जीवन का ध्येय वो इस तरीके से वोटिंग करे कि उससे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हार जाए। ये एकमात्र सत्य है, इसके अलावा जितने हैं वो सब ख्वाब हैं, हकीकत हैं। मैं प्रणाम करता हूं नरेंद्र मोदी जी के इस अभियान का, सबका साथ सबका विकास, लेकिन हकीकत ये भी है कि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जिस एक अकेले गांव में 50 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के दिए गए थे, जिस अकेले गांव में 80 से ज्यादा उज्ज्वला योजना के चूल्हे थे, सड़क बनी थी, हर घर शौचालय थे, वहां से एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। इसलिए अगर कोई हमें ये गिनाए तो एक बार इस थ्योरी को हम किनारे रख देते हैं। अब हुआ क्या, एक भी मुसलमान, क्या कल्पना आप कर सकते हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक भी मुसलमान वोटर यह नहीं चाहा कि 2014 में लोकसभा इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, 5 साल सरकार चलाई। 2019 में भी उसी मुस्लिम वोट बैंक ने एक बार फिर अपने सारी शक्तियां लगा ली, हर तरह का काम कर लिया, लेकिन वो नरेंद्र मोदी को नहीं रोक पाए। 2024 में 99 सीट पाके राहुल गांधी भले खुश हो जाएं, थोड़ा उन्होंने गलतफहमी फैला लिया बाबा साहब के बारे में, आरक्षण के बारे में, संविधान के बारे में, लेकिन हकीकत ये रहा कि मुसलमानों के एक तरफा न चाहने के बाद भी, और केवल मुसलमानों नहीं, मुस्लिम परस्त नेताओं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, या कोई ऐसा एलिमेंट हो, उनके न चाहते हुए भी तीसरी बार गरजते हुए, छाती पर मूंग दलते हुए नरेंद्र मोदी न्यूट्रलाइज करते हुए भारत में मुस्लिम वोट बैंक को तीसरी बार सत्ता में आए। और उसी समय आगे पीछे ये काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने किया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक को न्यूट्रलाइज करते हुए भाजपा की सरकार बनाई। 5 साल शासन करने के बाद 2022 में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ रिपीट करते हैं। 32 साल का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में टूटता है और 2027 आपके सामने अखिलेश यादव और उनके गैंग की बेचैनी आप देख लीजिए। यानी इस देश में 2014, यूपी में 2017 से मुस्लिम वोट बैंक नाम का जो वेट था वो 0 हो चुका है, वेटलेस हो चुका है। एक ये किया, दूसरा उन्होंने क्या किया, बांटोगे तो बटोगे तो कटोगे। इस नारे को हिंदुओं के लिए, अगर हरियाणा के असेंबली इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ ने दिया, और जिसको प्रधानमंत्री ने, जिसको कहते हैं ना कि हर मोबाइल फोन का एक आता है प्रो, एक्स्ट्रा प्रो या प्रो एक्स मॉडल, तो उसको प्रधानमंत्री ने और आगे बढ़ाया कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। प्रधानमंत्री ने उसको एक कदम और आगे बढ़ाया। और वक्फ संशोधन एक्ट में, वक्फ एक्ट में जो आपने एक मुस्लिम के सामने 8 मुस्लिम पैदा किए, ये भी थोड़ा चौंकेंगे आपके दर्शक कि कैसे एक मुस्लिम के सामने आपने 8 मुस्लिम पैदा कर दिए। ये करके आपने एक रहोगे तो सेफ रहोगे अपने यहाँ किया, बटोगे तो कटोगे ये अपने यहाँ लोगों को संगठित किया, लेकिन सामने आपने वो जर जोरू जमीन की लड़ाई लगाई है कि जो आगे आने वाले समय में मुसलमान नाम का एक जो सेंट्रल अम्ब्रेला, जिसके अंदर शिया सुन्नी पसमानदा से लेके सारे समाज आते थे, और उनका मुस्लिम उम्मा नाम का एक
चूरन तैयार हो जाता था, वो चूरन बिखेरने का इंतजाम हो चुका है। क्यों साहब? आपने वक्फ बोर्ड के नए मेंबरान में क्या किया है? 2 मुस्लिम महिलाएं रखा है, यानी पहले एक मुसलमान की बजाय आपने जेंडर में बांटा 2 मुसलमान। उसके बाद आपने क्या किया? एक मेंबर शिया का, एक मेंबर सुन्नी का, एक मेंबर पसमानदा का, एक मेंबर बोहरा का, एक मेंबर आपने आगा खानी का। 8 मुसलमान आपने पैदा किए। ये 8 बेटे मुसलमानों के जो वक्फ एक्ट के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैदा किया। साहब 80 मुसलमान और एक दिन 800 मुसलमान पैदा होंगे, और तब ये इन्हें इस बात का इल्हाम होगा कि हिंदुओं को अगड़ा पिछड़ा सवर्णों में बांटने की राजनीति जो उन्होंने घटिया कांग्रेसी इकोसिस्टम के साथ मिलकर, लेफ्ट लिबरल के साथ मिलकर चलाया इस देश में, इसका काउंटर जो वक्फ से तैयार हुआ है, ये जिस दिन जमीन पर उतरेगा उस दिन जर जोरू की जमीन की लड़ाई। फिर हम देखेंगे कि एक मुसलमान अकेला वोट बैंक कहां रहता है। तो एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक को न्यूट्रलाइज होते हुए हम इस देश में देख रहे हैं, जो कि ब्लैकमेलर था, जो ब्लैकमेल करता था। सबसे घटिया उदाहरण अभी रिसेंट आप महाराष्ट्र के असेंबली पोल में देख लीजिए, जहां इन सबों ने सीधे सीधे डिमांड किया और फतवा दिया कि ये काम करोगे तो हम तुम्हें वोट देंगे। और कर्नाटका में वोट देने के बाद, सरकार बनवाने के बाद पहुंच गए, ये हमारी डिमांड है, इन शर्तों के साथ तुम्हें जीना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये ब्लैकमेलिंग नहीं तो और क्या है। और वही नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में 2017-2014 से ये ब्लैकमेलिंग समाप्त की जा चुकी है। ये परिवर्तन है। इसी का असर आपको जेएनयू में दिखता है। इसी का असर आपको दिख रहा है कि वक्फ के नाम पर भीड़ इकट्ठा करने के बावजूद भी, लाख चाहतों के बाद भी शाहीन बाग के सामियाने सूने हैं, वो सपने भी अब सूने हैं। इसलिए चौतरफा मार है। और जो एक हम सनातनियों को प्रतीक्षा थी, हर नेशन फर्स्ट वाले फिलॉसफी को जीने वाले की प्रतीक्षा थी कि साहब बाहर के दुश्मनों को तो हम अच्छी तरह पहचानते हैं, लेकिन अंदर वाले दुश्मनों को, हमारे आसपास जो मुर्शिदाबाद पैदा हैं, हमारे आसपास जो तमाम तरह के पाकिस्तान पैदा हैं, उनके इलाज भी एक साथ शुरू हैं। इसको कहते हैं अंदर और बाहर दोनों की सफाई। घर के भी सारे बदल डालूंगा और बाहर वालों के भी सारे उर्जे पुर्जे दुरुस्त कर लूंगा। सर, मैंने बहुत बार वीडियोस बनाई ये पूछते हुए, मोदी जी जो यहाँ पर इलीगल्स हैं उनको पकड़कर बाहर कब निकालेंगे। अब देखिए, पूरे भारत में सफाई हो रही है, पेस्ट कंट्रोल चालू है, और इनको पकड़कर वापस भेजा जा रहा है जहाँ पर ये पैदा होकर यहाँ पर आते हैं। तो यानी कि ये लोगों को समझने की ज़रूरत है कि वॉर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा या होने वाला है। वॉर मल्टीपल फ्रंट्स पर गवर्नमेंट कर रही है, और डबल जो इंजन की सरकार थी वो तो काम कर रही है। अब तो दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार आ गई है। तो आप देख लीजिए, वहाँ पर जेएनयू जैसे जो आज तक टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को सपोर्ट करते थे, अब भगवे में कन्वर्ट होने वाले हैं। यानी कि युद्ध वहाँ पर है, सफाई यहाँ है। और ये समझना ज़रूरी है, युद्ध के अंदर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था कि पहले घर साफ होना चाहिए। युद्ध के बहाने में अगर घर साफ हो जाए, मुझे लगता है इससे बढ़िया डील हो नहीं सकती। और यही चीज़ योगी जी ने, मोदी जी ने करके दिखाई है। अब बाकी के स्टेट्स भी करेंगे। अविनाश जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आज मैं बहुत शौक करता हूँ, लेकिन जैसे मैंने आज एंजॉय किया आपके साथ, आई कैन नॉट टेल यू, दिल की बात बता रहा हूँ। इट वॉज लाइक जैसे ना कि मूवी चल रही है, मैं मूवी देख रहा हूँ। इट वॉज सो नाइसली कोलेटेड। थैंक यू सो मच सर, एंड जय हिंद, जय सिया राम। जय जय श्री राम।